सो आज हम कर रहे होंगे कैरी ऑन फ्रॉम द लास्ट वन, एडर, मल्टीप्लायर और सब्ट्रैक्टर और फ्लिप फ्लॉप्स। सो ये हमारा काइंड ऑफ लॉजिक डिज़ाइन का रिव्यू किसी हद तक इसमें हो जाएगा। फिर हम आ जाएंगे कि आप लोगों ने कोई लैंग्वेज की थी? आप लोगों ने क्या किस में सिर्फ सर्किट बोर्ड पे किया था? उसके बाद एक और वो सॉफ्टवेयर में कुछ जोड़ के तो बनाए थे मेरा ख्याल है। कौन सा? एक लैब में था। आप मुझे कोई सेटिस्फाइड नहीं नज़र आ रहे ज़्यादा उससे। चले ठीक है, ओके। सो कोई बात नहीं, वो अब हम इसकी डबल तसल्ली करवा देंगे इंशाल्लाह। सो एडर क्या होता है? नंबर्स को ऐड करता है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि सबसे पहले अब हमने वो तरीका तो बना लिया था कि कोई भी लॉजिक बनानी हो तो हम बना सकते हैं। तो ऑल वी नीड इज़ अ ट्रुथ टेबल, ठीक है। सो अगर मैं 2 बिट को ऐड करना चाहूँ, ठीक है, तो 2 बिट्स, चलो मैं ट्रुथ टेबल को, क्योंकि हम बचपन से एडिशन इस डायरेक्शन में करते हैं तो हम टेबल इस डायरेक्शन में बना लेते हैं, ठीक है। 2 बिट्स को ऐड करना है तो दोनों बिट 0 हो सकती हैं, एक बिट 0 एक बिट 1 हो सकती है, एक बिट 1 एक बिट 0 हो सकती है, या दोनों बिट 1 हो सकती है, ठीक। तो 0 को 0 में ऐड करें तो क्या आएगा? 0। 0 को 1 में ऐड करें तो 1। 1 को 0 में ऐड करें, 1 को 1 में ऐड करें, 1 को 1 में। मैं तो बचपन से सीखा आ रहा हूँ कि 2 आता है, आप कह रहे हैं कि 0। बाइनरी में देखेंगे तो क्या होता है? 1 और 1 को ऐड करें तो 1 आता है बाइनरी में। 10 आता है। 2 आता 2 ही है, लेकिन 2 को बाइनरी में हम 10 लिखते हैं, ठीक है। तो बाइनरी में हम 2 को 10 लिखते हैं। हमने ये चीज़ देखी हुई है कि दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये अगर डेसिमल नंबर्स में हम 0 से 9 तक जाते हैं और उसके बाद अगली लोकेशन पे चले जाते हैं और 1 0 बन जाता है, तो बाइनरी में क्योंकि 2 ही नंबर हैं तो 0 और 1 के बाद आपको आगे जाना पड़ जाता है। तो 1 0 1 1 ये जिस तरह बाइनरी का 99 आ गया, उसके बाद आपको 1 0 0 करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जगह ख़त्म। ओके, सो ये तो 2 बिट में आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैंने 2 बिट्स ऐड करनी है तो उनका रिजल्ट 1 बिट काफ़ी नहीं है, मुझे उसके लिए 2 बिट्स चाहिए, ठीक है। तो पीछे वालों में मैंने क्योंकि 1 में आ रहा था तो 1 बनाया था, तो इसका मतलब है कि इनमें इससे आगे वाला रिजल्ट 0 आ रहा है, ठीक। व्हाट अबाउट के मैंने 3 बिट्स ऐड करनी होती, ये चलो इसी को पहले देख लेते हैं। इसको अगर मैंने बनाना हो इसका सर्किट, तो ये ट्रुथ टेबल है, लेकिन इसकी थोड़ा मैंने इसको घुमा दिया हुआ है, ठीक है। तो घुमा दिया हुआ है और इसकी 1 के बजाय 2 आउटपुट्स है, एक बिट 0 और एक बिट 1। तो अगर मैं सिर्फ बिट 0 पे फोकस करूं, ठीक है, तो बिट 0 कह रही है कि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि 0 0 पर 0 है, 0 1 पे 1 है, 1 0 पे 1 है, 1 1 पे 0 है। सो दिस इज माई बिट 0 ऑफ माई आंसर, ठीक है। और अगर मैं बिट 1 की बात करूं, मुझे चाहिए था कि मैं बिट 0 इधर लिखता और बिट 1 इधर लिखता, उससे ज़रा जिस तरह इधर लिखे उसी ऑर्डर में आ जाते, ठीक है। 0 0 0 1 1 0, सॉरी ये भी 0 1, अच्छा नहीं मिटा रही मेरी उंगली, 0 1 और सो बिट 0 का सर्किट अगर मैंने बनाना हो तो क्या बनेगा? अगर ये A हो ये B हो, XOR गेट एग्जैक्टली यही काम करता है कि जब दोनों डिफरेंट हो तो इसका मतलब है A XOR B। XOR के लिए हम ये वाला सिंबल भी यूज करते हैं। और बिट 1 का क्या बनेगा? एंड B, ठीक है। ये मैंने वो C वाला एंड डाल दिया, लेकिन बहरहाल लॉजिक डिज़ाइन में A B लिख देते हैं हम, ठीक है।
अच्छा, सो यहाँ तक चीज़ क्लियर होगी। सो इसका मतलब मैंने अगर 2 बिट्स को ऐड करना हो और मैंने वो डब्बा बनाना हो जो कि 2 बिट्स को ऐड करे, तो मैं इनको आपस में XOR करूँगा और इन्हीं को आपस में एंड करूँगा, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सो ये 2 बिट को ऐड करने का सर्किट है। ठीक है, व्हाट अबाउट कि मैंने 3 बिट्स को ऐड करना हो, थोड़ा सा हमारा ट्रुथ टेबल चेंज हो जाएगा। ठीक है, मगर हम उसका भी सर्किट बना सकते हैं इसी तरह। ठीक है, ये जो 2 बिट को ऐड करने का सर्किट था, इसको हम कहते हैं हाफ एडर। ठीक है, 3 बिट का मैं बना नहीं रहा बिकॉज आपको पता है कि ट्रुथ टेबल से सर्किट कैसे बनाते हैं, वो हम पिछली दफ़ा पढ़ चुके हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि मैंने अगर 3 बिट को ऐड करना हो तो मैं इधर लिखूँगा 0 0 0 0 0 1 एंड सारे कॉम्बिनेशन, फिर मैं देखूँगा कि इनको सम करके मैक्सिमम क्या वैल्यू आती है। सो मैक्सिमम वैल्यू आती होगी जब तीनों बिट्स 1 हो। तीनों बिट 1 हो तो क्या आउटपुट आएगी, 1 + 1 + 1 इज़ 3, फिर 1 3, 1 + 1 + 1, सिंपल। मैं नंबर बचपन में जो पढ़े थे वही ऐड करें, 3 आ जाएगा। 3 को बाइनरी में लिखें तो 1 1। ठीक है, 3 को बाइनरी में लिखें तो 1 1 आएगा। तो दैट्स द मैक्सिमम नंबर। इसका अंदर 2 बिट काफ़ी हैं इसके लिए भी, यानी अगर मैंने 3 बिट्स को भी ऐड करना हो तो रिजल्ट्स के लिए 2 बिट काफ़ी हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा तो कोई नहीं आ सकता। ठीक है, तो पीछे इससे जितने भी नंबर हैं उनमें या 2 1 होंगे या 1 1 होगा या नहीं होगा 1, जिस तरह पहले केस में, तो किसी केस में 0 0 आ जाएगा, इस केस में 0 1 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो आप ये वाले ट्रुथ टेबल में बिट 0 और बिट 1 का सर्किट बना सकते हैं जिस तरह हमने पिछली क्लास में पढ़ा। और जो भी आपका वो सर्किट बनेगा, चाहे सम ऑफ प्रोडक्ट से बनाए, प्रोडक्ट ऑफ सम से बनाए, उस डब्बे को हम कह देंगे कि यार ये 3 बिट को ऐड करके सम निकाल देता है। ठीक है, 2 बिट्स का सम उनका निकाल देता है। तो यहाँ तक चीज़ समझ आ गई। ठीक है, इसका एक नाम है, इसको बाज़ का फुल एडर कहते हैं। अब आप सोच रहे हो कि फुल एडर क्यों कहते हैं, तो पिछला हमने आधा ऐड तो नहीं किया था, उसको हाफ एडर कहते हैं, लेकिन हमने उसमें भी पूरा ही ऐड किया था, इसमें भी पूरा ही ऐड किया था, बट किसी बंदे ने नाम रख दिया। वी डोंट केयर अबाउट नेम्स, हमें ये पता होना चाहिए कि 3 बिट को ऐड करने वाला। मगर हम जो एडर बनाना चाहते हैं वो हम एक एक बिट को तो नहीं ऐड करना चाहते, हम तो चाहते हैं कि 2 नंबर्स ऐड हो। फॉर एग्जांपल आप लोग सी में कोई कोड लिखते हैं या पाइथन में कोई कोड लिखते हैं, इंटीजर है 32 बिट्स है, तो 2 इंटीजर हैं वो ऐड होने, एक 32 बिट का नंबर है, दूसरा 32 बिट का नंबर है, तो उनको आप इसमें ऐड करना है। तो हम लेट से कहते हैं कि मैं उसका छोटा वेरिएंट ले लेता हूँ कि अगर मैंने 4 बिट ऐड करनी हो, तो मेरे पास अगर कोई नंबर हो 1 1 0 1 और उसको मैं 1 0 1 1 में ऐड करना चाहता हूँ लेट से, तो कैसे ऐड करेंगे अगर हमने बाय हैंड करना हो? 1 + 1 2 आ जाता है। ठीक है, 2 इज़ 1 0, तो 0 इधर आ गया, 1 कैरी आ गया, 1 + 1 फिर 2 आ गया, 0 आया, 1 कैरी चला, फिर 1 + 1 फिर 2 आया, 0, फिर 1 + 1 + 1 3 आ गया, 3 इज़ 1 1, तो एक 1 इधर आ गया, एक 1 इधर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो जो हमने एक हाफ एडर और फुल एडर अभी 2 मिनट पहले देखा था, उसमें एक 2 बिट्स को ऐड करता था, एक 3 बिट्स को, वो एक्चुअली उसको फुल एडर इसलिए कहते थे कि अगर मैंने नॉर्मल 2 नंबर्स को भी ऐड करना हो, तो क्योंकि ये भी पीछे से कैरी भी आ रही होती है, तो इसलिए वो ज़्यादा यूज़फुल सर्किट है इधर के लिए, क्योंकि इधर मैंने 3 बिट्स को ऐड करना है। ठीक है, अगर मैं इसका सर्किट बनाना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि यार ये जो पहली 2 बिट्स हैं, इन 2 बिट्स को आपस में एक हाफ एडर से गुजार दो। ठीक है, तो सम आ जाएगा और अगली बिट आ जाएगी, जो 2 बिट्स आ जाएंगी सम की, लेकिन वो जो है वही बिट हमने उठाकर आगे ले गए थे, तो हम कहते हैं कि यार इसको तुम अगली फुल एडर की एक इनपुट बना दो। ठीक है, और ये जो दोनों बिट्स हैं ना, ये भी उसमें डाल दो। तो वो 3 बिट्स को ऐड करता था, तो वहाँ से एक बिट आई और उससे हम अगले फुल एडर पे चले गए। राइट, इधर से एक बिट आई और इससे हम उससे अगले फुल एडर पे चले गए। ठीक है, और फिर इससे जो बिट आई वो आउटपुट की पाथ बन गई। तो ये एग्जैक्टली वही काम हो रहा है जो हमने ऊपर बाय हैंड किया,
कि हमने दो नंबर्स को ऐड किया, एक सम आया, उससे जो सेकंड बिट आई वो हम आगे ले गए और उधर 3 को ऐड करना था तो हमने उधर फुल एडर लगा दिया जो तो कि 3 को ऐड करता था, उसमें से एक सम आया, जो दूसरी बिट आई वो हम आगे ले। इसको कई दफ़ा ऑल्दो ये सम ही है अगर 2 बिट्स आती हैं, लेकिन जो बिट 2 होती है उसको हम कैरी कह देते हैं, क्योंकि हम जब मैथमेटिक्स में जब बचपन से ऐड करते आ रहे हैं तो उसको कैरी बिट कहते थे कि अच्छा ये कैरी आ गया, ठीक है, आगे से पीछे लेता था बोरो होता था, नीचे से आगे वो कैरी होता था, ठीक है, तो ये इसको इसलिए हम कैरी बिट कहते हैं। सो यहाँ तक चीज़ क्लियर होगी। सो दिस इज़ अ सिंपल एडर। अगर आपने लॉजिक में एडर बनाना हो तो वो इस तरीके से बन जाएगा। एक छोटी सी चीज़ मैंने आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाने से पहले कही थी कि 2 मोटी मोटी चीज़ें हमने जहन में रखनी है। एक ये कि उसकी लॉजिक कितनी लग रही है, ओवरऑल गेट्स वगैरह कितने लग रहे। तो इधर गेट्स तो नहीं दिखाए हुए लेकिन फुल एडर दिखाए हुए, तो इसमें से 4 फुल एडर लग गए, ठीक है, या 3 फुल एडर और 1 हाफ एडर लग गया 4 बिट का बना। अगर यही 32 बिट का होता तो यही प्रोसेस आगे करते जाते, ये जो आया है ये इसको आगे एक और फुल एडर लगा देते, एक और फुल एडर लगा देते, एक और फुल एडर। दूसरा मैंने आपको कहा था कि इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि या जहन में रखें कि डिले कितना है, गेट डिले कितना है ओवरऑल कंप्यूटेशन में, तो वो इस केस में कितना लग रहा है। 4 फुल एडर्स का डिले है। क्यों? क्योंकि जब तक ये कैरी नहीं आएगी तब तक ये वाली कंप्यूटेशन ठीक नहीं हो सकती। तो पहले 2 नंबर ऐड हुए, एक कैरी आई, उसने इस इधर पहले 2 ऐड हो रहे थे लेकिन तीसरा ये वाली बिट जो थी इसकी पुरानी वैल्यू हो तो कोई फ़ायदा नहीं, तो जो लेटेस्ट वैल्यू आई वो इसके साथ ऐड हुई, फिर ये कैलकुलेट हुआ, फिर ये ऐड हुई। तो अब अगर मैं इसको आगे लेता जाऊँ और 32 बिट का बना दूँ तो ये 32 फुल एडर्स का डिले आ गया, ठीक है। डिले क्यों अहम है? डिले इसलिए अहम है कि अगर मैंने बार बार इसी सर्किट से नंबर्स ऐड करवाने तो मैं एट मोस्ट कितना फास्ट इसको ऐड करवा सकता हूँ, ये एक सवाल पैदा होता है ना कि अब मैं चाहता हूँ कि मैं लेट से गूगल के लिए हार्डवेयर बना रहा हूँ, ठीक है, और उनके पास वो बिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट इकट्ठे आती हैं और उसमें किसी जगह एडिशन करनी है और मैं ये वाला एडर लगा देता हूँ, ठीक है, नीचे हार्डवेयर में। तो अब ये वाला जो है इसमें 32 बिट्स को अगर 2 इंटीजर्स को ऐड करना था तो 32 फुल एडर्स का डिले आ गया, ठीक है, एक कंप्यूटेशन में। वो कोई नंबर आ गया, लेट से वो आ गया कि जी ये तो 100 नैनो सेकेंड बन जाएंगे लेट से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं 100 नैनो सेकेंड से पहले अगली एडिशन स्टार्ट नहीं करा सकता, बिकॉज मैं तो 100 नैनो सेकेंड तो एक कैलकुलेशन में लगती है, ठीक है। अब 100 नैनो सेकेंड हम आम इंसानों के लिए तो बहुत छोटा सा टाइम है, लेकिन अगर मैंने बिलियंस ऑफ कंप्यूटेशंस करवानी है तो अगर मैं उस 100 को 50 पे ला सकूं तो मैं अगर इसमें कह लें कि ये 1 सेकंड में आपकी तकरीबन हो जाएंगी 10 मिलियन कैलकुलेशंस, तो अगर मैं इसको 50 में ले आऊँगा तो वो 20 मिलियन हो जाएंगी, अगर मैं इसको 1 नैनो सेकंड पर ले आऊँगा तो 1 बिलियन कंप्यूटेशंस हो जाएंगी। सो हम ये वाले काम इस लिहाज से हमारे लिए अहम है कि सर्किट का ओवरऑल डिले कितना बनता है, ठीक है। इसके लिए एक टर्म यूज होती है जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल पाथ, ठीक है, कि जो सबसे लंबा पाथ है वो कौन सा है। ऑब्वियसली यहाँ से इनपुट आती है तो यहाँ तक आने वाला पाथ तो छोटा सा है, लेकिन क्रिटिकल पाथ वो है जो यहाँ से शुरू होता है, इस कैरी से जाता है, फिर इस कैरी को जाता है, फिर इस कैरी को जाता है, इसके अंदर सर्किट लगा हुआ ना, एक गेट से दूसरे गेट से तीसरे गेट से चौथे गेट, तो दैट्स द पार्ट जो कि स्लो पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ तक तो पहली चीज़, सबसे अहम चीज़, एडर समझ आ गया बनता कैसे, ठीक है। हम इस कोर्स में एडर बना नहीं रहे होंगे, मैं जस्ट आई वांटेड टू गिव यू अ बैकग्राउंड के बनता कैसे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आपके इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कैसे बनता है, बनाना चाहे ना पड़े, ठीक है। अच्छा, इसको फास्ट करना हो तो उसके तरीके होते हैं, आपने लॉजिक डिज़ाइन में शायद पढ़ा हो, नहीं तो डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन के कोर्स में अमूमन ये चीज़ें पढ़ी जाती हैं। उसका भी मैंने वैसे वो एडर और मल्टीप्लायर की वीडियोस डाली हुई, अगर कोई खुद इंटरेस्ट लेना चाहे तो वो जाके देख सकता है कि उसमें कैसे इंप्रूवमेंट आ सकती हैं डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन के कोर्स में, उसमें डिटेल में डिस्कस होता है, लेकिन हमारे कोर्स उसमें ज़रूरी नहीं है इस वक्त। लेकिन मैं आपको रफ आइडिया दे देता हूँ कि अगर ये चीज़ टाइम ले रही है तो हम ये कर सकते हैं कि इधर 1 के बजाय 2 फुल एडर लगा दें और हम कहेंगे यार ये कैरी तुम ना लो, तुम कैरी 0 ज्यूम करके भी रिजल्ट निकाल दो, कैरी
1 एज्यूम करके भी रिजल्ट निकालो। सेम बिट्स जो है ना, जो ऐड कर रहे थे उसके साथ कैरी 0 के साथ भी हो गया, 1 के साथ, और इधर से जो कैरी आई है उसकी बेस पे हम सिलेक्ट कर लें कि कौन सा आगे फॉरवर्ड करना, ठीक है। तो अब वो जो फुल एडर का डिले था वो मक्स के डिले में चेंज हो गया, ठीक है, क्योंकि अभी भी स्टिल डिले आया लेकिन ये थोड़ा सा कम होता है उससे, ठीक है। इसमें हमने अब क्या किया कि जो कैरी आ रही है वो सिलेक्ट कर रही है कि ये मैंने कैरी 0 ज्यूम करके एक ऐड किया हुआ था, एक मैंने कैरी 1 ज्यूम करके किया हुआ था। तो अगर यहाँ पर 0 आ रहा है तो मैं 0 वाले जो सम है वो उठा लूँ, 1 आ रहा है तो 1 वाला सम उठा लूँ। सो और यही काम मैं बाकी हर फुल एडर के साथ कर सकता हूँ। ये देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडर्स जो कि ये काम करते हैं। ओके, तो आई थिंक एड्रेस पे इतना काफ़ी है। CS से इसको कहते हैं कंडीशनल सम एडर, ये जो अभी आखिरी वाला मैंने आपको बताया जिसमें हम ये वाला काम करते जाते हैं कि उसको फास्ट कर देते हैं। तो लेकिन फास्ट करते हुए हमें क्या करना पड़ा, एक्स्ट्रा फुल एड्रेस लगाने पड़े। तो लाइफ में जो आप लोग अब बड़े होते जा रहे हैं और साथ साथ कंप्यूटर साइंटिस्ट बनते जा रहे हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इन दी एंड इट्स अ ट्रेड ऑफ, ठीक है। ट्रेड ऑफ की एक चीज़ आप देकर एक चीज़ ले सकते हैं, या आप एरिया कम कर सकते हैं या आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, दोनों के दोनों काम इकट्ठे नहीं होंगे। हार्डवेयर डिज़ाइन की दुनिया में हम इसको 3 चीज़ें बेसिकली कहते होते हैं, एरिया, परफॉर्मेंस, स्पीड, एरिया और पावर। ये 3 कंपीटिंग फोर्सेस हैं जिनके दरमियान आपको चॉइसेस लेनी पड़ती हैं। आप मोबाइल फ़ोन के लिए बना रहे हैं तो आपके लिए पावर भी अहम हो जाएगी। आप फास्टेस्ट कंप्यूटर नहीं लगाना चाहेंगे उधर कि दुनिया का बेहतरीन कंप्यूटर लगाओ आपके मोबाइल पे, लेकिन आप 1 किलो की बैटरी भी साथ उठा के फिर रहे हो उसको चलाने के लिए, तो कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। सो आपका यूज़ केस ये है कि मेरी जेब में आ जाए, बहुत ज़्यादा भारी ना हो, तो आपने उस बैटरी के साथ जो बेस्ट अचीव कर सकते हैं वो अचीव करने की कोशिश करेंगे, और आप एक टारगेट रख लेंगे कि यार कम से कम इतने घंटे बैटरी चल जाए, ठीक है। तो उस बैटरी के हिसाब से आप फिर आपका अपर लिमिट डिफाइन हो जाएगी कि मैंने पावर पे किधर जाना है, तो वो फिर पावर ने डिफाइन कर दिया कि मैं स्पीड कितनी बढ़वाऊँगा, ठीक है। इसी तरह डेस्कटॉप है, इसके साथ मैंने लैपटॉप है, इसके साथ मैंने लगा दिया चार्जर, मुझे कोई फिक्र नहीं है, ठीक है। तो इस पर मैं ज़्यादा परफॉर्मेंस की तरफ जा सकता हूँ, ठीक है, तो स्पीड की तरफ ज़्यादा जा सकता हूँ। तो अगर आपने स्पीड ज़्यादा लेनी हो तो फिर हम डेस्कटॉप्स और इनमें ज़्यादा वो होता है दोनों कंप्यूटर ही, मोबाइल भी कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर। ओके, सो आगे चीज़ आ गया सब्ट्रैक्टर। ओहो हो, मुझे मिटाना नहीं चाहिए था, ठीक है। सब्ट्रैक्शन कैसे होती है? माइनस करते हैं, लेकिन आपने लॉजिक डिज़ाइन में कुछ याद हो आपको अगर, कि सब्ट्रैक्टर कैसे बनाते थे? क्या करते हैं? बोरो करते हैं। हार्डवेयर में कैसे बनाते थे? हार्डवेयर में आपने एक चीज पढ़ी होगी, टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर्स, पढ़े थे ना? वो क्यों पढ़ी थी पता है? नेगेटिव नंबर तो हम आखिरी बिट को भी कह सकते थे कि बस ये 0 है तो +1 है तो नेगेटिव, लेकिन टूज कॉम्प्लीमेंट में हम ये नहीं करते थे। टूज कॉम्प्लीमेंट में हम उसकी कह लो कि सारी बिट्स को फ्लिप करते थे और फिर 1 ऐड करते थे, याद है? ऐसे ही था ना? तो वो करने की क्या वजह थी? इस पेन लेने की वजह क्या थी? हाँ, यही वजह होगी। अब मैं जिक्र कर रहा हूं तो यही वजह होगी है। यही कौन सी? उसकी वजह यही थी, बिल्कुल सही। क्या नाम है आपका? अब्दुल बासित। अब्दुल बासित ने बिल्कुल ठीक जज किया कि अब अगर जिक्र कर रहे हैं तो यही वजह होगी। उसकी एग्जैक्टली यही वजह है कि अगर आप टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर यूज़ करें तो आप एडर के जरिए ही सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। हमने जो टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर डिफाइन किए थे वो इस तरीके से डिफाइन किए थे कि अगर लेट से मैं एक गोल चक्कर चला दूं, ठीक है, और मैं कहूँ ये 0 है, ये 1 है, लेट से चलो यहाँ पर मैं कहता हूँ यहाँ पर 7 आ जाता है, ठीक है। 1 2 3 जो भी आप करते हुए घूम के यहाँ पर 7 आ जाते हैं और दोबारा 0 आ जाता है, ठीक है। तो हमने टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर इस तरह से डिफाइन किए थे कि ये जो इस तरफ वाला नंबर आ रहा है ना,
इसको कह दो कि ये -1 है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि अगर मेरे पास लेट से 3 बिट्स थी, तो 3 बिट्स में मेरे पास 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ये हमारे सारे कॉम्बिनेशन बन गए, ठीक है। अब अगर मैं 1 1 1 में 1 ऐड करता हूं तो क्या आता है 1 0 0 0, ये 3 बिट में पूरा नहीं आता, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको सिर्फ 3 बिट में देखूं तो ये 0 बन जाता है, ठीक है। तो हम 2's कॉम्प्लीमेंट हमने डिफाइन चालाकी से ऐसे किए कि हमने कहा कि यार इसको कह दो कि ये -1 है, तो इसको जब भी मैं 1 में ऐड करूंगा तो 3 बिट में 0 आ जाएगा। जस्ट लाइक हमारे जिस तरह एंगल्स में होता है ना 360 में जाकर आप वापस आते हैं तो इस तरफ को नेगेटिव ले सकते हैं, इसलिए मैंने ये सर्कल बनाया क्योंकि एंगल्स की नॉलेज आपको याद होगी। तो हम इसको -1 कह देंगे, इसको -2 कह देंगे क्योंकि इसको मैं 2 में ऐड करूं तो 0 आ जाएगा, इसको -3 कह देंगे क्योंकि इसको 3 में ऐड करूं तो 0 आ जाएगा, और इसी तरह ये एडिशन सब्ट्रैक्शन चलती रहेगी, ठीक ठीक। इस डेफिनेशन के हिसाब से दोनों काम हो गए। एक काम ये हो गया कि ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये मुझे बता देगी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये 1 आ रही है तो नेगेटिव है, 0 आ रही है तो पॉजिटिव है। ये काम भी रिटेन रहा, लेकिन साथ दूसरा फायदा ये हुआ, सो यानी कि हमने इन सारे नंबर्स को नेगेटिव कह दिया जिसमें एमएस भी आ रही थी, इन सारों को पॉजिटिव कह दिया। और दूसरा काम ये हुआ कि अगर मैं डायरेक्टली -2 को +2 में ऐड करूंगा तो रिजल्ट मेरा ठीक आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सब्ट्रैक्टर मुझे अलहदा से डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एडर को ही इस्तेमाल कर लूँगा। सो दैट्स द मेन रीज़न जो कि आप अब्दुल बासित आप कह रहे थे कि यही वजह होगी, तो दिस इज़ द रीज़न। क्योंकि हार्डवेयर में एक पूरा नया कंपोनेंट ऐड करना है, हैज़ अ ह्यूज कॉस्ट। अगर मैंने बिलियंस ऑफ अपने या मिलियंस ऑफ प्रोसेसर बेचने हैं तो मैं उसमें हर गेट बचाने की कोशिश करूंगा जो बच सकता हो, ठीक है। बिकॉज अगर मैं एक पैनी बचाऊंगा तो पैनी इंटू मिलियन इज मिलियन पैनीज, ठीक है। पैनी इंटू बिलियन इज बिलियन पैनीज, और वो एक सेविंग है। तो आप हर चीज़ बचाने की कोशिश करते हैं। तो जो हार्डवेयर डिज़ाइनर्स थे उन्होंने उस वक्त ये स्कीम सोची जिससे हम ये काम करते। सो अगर मैंने ये मेरा वही एडर है जो भी एडर था, राइट, इससे सब्ट्रैक्शन भी करवानी है, ठीक है। तो एक काम हम छोटा सा ये करते होते हैं, तो अगर यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी आ रहा है तो असल में ये ए और बी को ऐड करता था, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि ये ए माइनस बी भी कर सके, ठीक है। तो उसके लिए मैं बाहर से चाहता हूँ एक बिट आ जाए जिस पे मैं कहूँ सब्ट्रैक्ट, उस बिट का नाम ही सब्ट्रैक्ट रख देता हूँ, ठीक है। तो बाहर से एक बिट आ रही हो जो सब्ट्रैक्ट की बिट हो। अगर ये 0 है तो ये एडर बन जाए, अगर ये 1 हो तो ये सब्ट्रैक्टर बन जाए, मैं ये चाहता हूँ। तो क्या स्कीम ज़हन में आती है कि अगर एक ये बनती है कि मैं मार्क्स लगा दूं किस पे, मैं चाहता हूं कि ये जब सब्ट्रैक्ट 0 हो तो ये a + b बन जाए, सिंपल, ठीक है। सिंपल मैं इनको कनेक्ट कर दूंगा, ये आउटपुट आ जाएगी। अभी मैंने कनेक्ट नहीं किया क्योंकि मैं सिर्फ ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि सब्ट्रैक्ट अगर 1 हो तो ये a - b हो जाए। सो a - b करने के लिए मुझे b के साथ कुछ करना है, क्योंकि a तो उसी तरह कनेक्ट हो जाए। b के साथ क्या करना है, b को नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, 2's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। और 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, फ्लिप करके 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि इसको फ्लिप कर दूँ। ये एक बिट नहीं है, जितनी भी बिट्स हैं, मैं कहता हूँ बेशक ये 32 बिट हो जाए, वी डोंट केयर। 32 बिट को फ्लिप किया, इनके साथ +1 किया, तो ये मेरे पास इसका नेगेटिव वेरिएंट आ गया, ये पॉजिटिव वेरिएंट आ गया। तो मैं चाहता हूँ कि सब्ट्रैक्ट 1 हो तो ये सामने चला जाए, सब्ट्रैक्ट 0 हो तो ये चाहिए। तो क्या करूँ, मैं चाहता हूं कि जब ये 0 हो तो ये चीज आगे कनेक्ट हो जाए, जब ये 1 हो तो ये चीज आगे कनेक्ट हो जाए। अच्छा, अब मैंने साथ साथ कहा था कि जो जो चीज पढ़ते जा रहे हो हमने थोड़ा सा ज़हन में रखना है कि उनको इस्तेमाल कैसे करें। तो वीडियो तो आप देख कर आए हुए हैं, उसमें हमने कुछ चीज़ बनाई हुई है जो एग्जैक्टली यही काम ही करती है कि बेस्ड ऑन समथिंग वो सिलेक्ट करती है कि इसको आगे करूं या इसको आगे करूं।
मार्क्स एग्जैक्टली यही काम करता है, दो में से एक को सिलेक्ट करना, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग जहाँ पर आपने ट्राई करना था अपने इसको। तो पहली दफ़ा हर एक को नहीं याद आता, लेकिन ये है कि वो पहली दफ़ा के बाद अगली दफ़ा जब ये सिचुएशन आए फिर आपको ना आए तो फिर आप कसूरवार, अभी आपका कोई कसूर नहीं, ठीक है। तो फ्यूचर में जहाँ पर भी सिलेक्ट करना हो वहाँ पर आप मार्क्स लगा सकते हैं। सो ये मैं मार्क्स लगा सकता हूँ, ठीक है। ये आप ये सेम एडर जब सब्ट्रैक्ट की वेट 1 हुआ करेगी तो यहाँ से चूज कर लिया करेगा बी का फ्लिप्ड +1 वेरिएंट, ठीक है, जो कि उसका -b बन जाएगा। a प्लस -b करेंगे तो a -b बन जाएगा। और अगर ये सब्ट्रैक्ट 0 होगा तो हम इस साइड से सिलेक्ट कर लेंगे b को और वो काम। सो यहाँ तक चीज़ समझ आ गई। सॉरी मैं इसको साइलेंट करना। इसी को करने का एक छोटा तरीका भी है। रिमेंबर कि इसके अंदर बहुत सारे फुल एडर थे और शुरू में एक हाफ एडर था। तो हम एक ये कर सकते हैं कि वो जो शुरू का हाफ एडर था उसको मैं कहूँगा नहीं तुम हाफ एडर नहीं हो बल्कि फुल एडर हो और तुम्हें भी एक बाहर से इनपुट आ रही है। तो ये जो मैंने +1 अलहदा से बनाना है, मैं यहाँ पे कहूँ कि यार ये अगर सब्ट्रैक्ट 1 हुआ तो 1 ऐड कर देना, सब्ट्रैक्ट 2 टाई कर दिया तो सब्ट्रैक्ट 1 हुआ तो ये 1 ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट 0 हुआ तो 0 ऐड हो जाएगा। तो एडर के केस में 0 ही ऐड करना था, सब्ट्रैक्टर के केस में 1 ही ऐड करना था। तो ये निकल गया। अब पीछे रह गया कि एक नंबर या उसके नॉट में से सिलेक्ट करना है। तो ये मैंने जो गेट्स की इंट्यूशन बताई थी उसमें एक नहीं बताई थी ताकि उस वक्त आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन ये काम XOR भी कर सकता होता है, ठीक है। कि मैं अगर मेरे पास एक इनेबल हो और इधर से एक बिट आ रही हो, मैं अगर इसको 1 करूंगा तो ये नॉट हो जाएगा, अगर मैं इसको 0 करूंगा तो ये सीधा फॉरवर्ड हो जाएगा। क्योंकि अगर ये 0 है तो यहाँ पर 0 आया तो ऑब्वियसली XOR 0 ही करेगा, अगर यहाँ पर 1 आया तो XOR में दोनों में से कोई एक 1 हो जाए तो ये 1 हो जाता है। तो अगर इनेबल 0 है तो ये बिल्कुल उसी तरह आगे जाने दे रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं इनेबल को 1 कर देता हूँ तो क्या होगा, अब अगर इधर 0 आया तो आगे 1 आएगा, क्योंकि एक्सक्लूसिव और यही काम करता है कि दोनों में से एक 1 है। और अगर इधर 1 आ गया तो क्योंकि दोनों 1 है तो आउटपुट 0, तो ये इसको नॉट कर देगा। तो यानी इस मार्क्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं विद एन XOR गेट, और यही सब्ट्रैक्ट का सिग्नल इधर टाई कर दे कि जब सब्ट्रैक्ट 1 हो तो इसको नॉट कर देगा वो, जब सब्ट्रैक्ट 0 हो तो इसको सीधा जाने देगा, ठीक है। मैंने एक गेट बनाया, लेकिन अगर ये 32 बिट हैं तो ऐसे 32 गेट लगेंगे हर बिट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ कुछ समझ आ रही है, ठीक है। तो ये एडर के साथ हमने सब्ट्रैक्टर भी कर दिया, और अब आपके जहन में ये चीज़ क्लियर होगी कि सेम एडिंग का। तो यहाँ पर अगर आप मतलब मैं चाहूँगा कि यू शुड अप्रिशिएट उस बंदे की थिंकिंग जिसने 2's कॉम्प्लीमेंट में सोचा, और उसने मतलब अदरवाइज क्या होता अगर आप खुद हार्डवेयर बना रहे होते और आपको काम दिया होता कि जी हमने नंबर ऐड भी करने हैं, सब्ट्रैक्ट भी करने हैं, मल्टीप्लाई भी करने हैं, तो पहली चीज़ तो ये आनी थी कि अच्छा एडर के लिए सर्किट बना लो, फिर सब्ट्रैक्टर के लिए हम बोरो करते हुए कुछ बनाते सर्किट, ठीक है। और हमारे 2 बड़े बड़े सर्किट होते जिनके साथ हम काम करते, उसके बजाय सिंपल एक सेट ऑफ XOR गेट्स लगाकर हमने और एक हाफ एडर को फुल एडर बनाकर हमने सब जो हमारा एडर था उसी से ही सब्ट्रैक्शन का काम ले लिया। तो ये कई दफ़ा लाइफ में होता है कि आप ज़िंदगी में छोटी सी कोई ऑप्टिमाइजेशन से चीज़ों को इम्प्रूव कर जाते हैं, ठीक है। ओके, सो जो ये तो हो गया हमारा एडर भी हो गया, सब्ट्रैक्टर भी हो गया, ठीक है। चेकलिस्ट, कुछ सवाल था आपका? उनसे था सवाल क्या? क्या सब्जेक्ट पूछ रहे थे? आपको टेंशन लग गई है कि इसमें ज़्यादा तो नहीं है? अच्छा ठीक है। हाँ, समझ नहीं आ रही? बस समझते रहें तो चीज़ होती रहेगी, ठीक है।
भूल जाती है। मूछों को थोड़ा नीचे करेंगे याद रहना शुरू हो जाएगी। मूछें आपने ऊपर की हुई है ना, तो अभी जरा फूफा है लगता है, बंदा उससे निकले और फोकस होके काम करे। हाँ चलो फिर ऊपर ही रहने दो, लेकिन वो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जट तो नहीं आप? अच्छा, मैंने कहा फिर मैं जट हूँ, ठीक है, तो मैं ही मूछें जरा मरोड़ के मुकाबला होना चाहिए ना, फिर पता चलेगा कुछ। ओके, सो कहते हैं आगे आ जाते हैं मल्टीप्लायर पे, ठीक है। अच्छा, जो अभी तक मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो आपकी परेशानी को आसान करने के लिए ये लॉजिक डिज़ाइन रिव्यू है, इससे मैं कुछ नहीं पूछने वाला, ठीक है। पेपर में इसमें से कुछ नहीं आएगा कि एडर कैसे बनता है, सब्ट्रैक्टर कैसे बनता है, ये हम बने बनाए समझेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि जब आप डिज़ाइन कर रहे हो ना, तो आपको ये इंट्यूशन हो पीछे बैक ऑफ माइंड, ठीक है। तो हमारा एम ये है कि हम अच्छे डिज़ाइनर बन सकें, ठीक है। हमारा उसके लिए ये इल्म आपको कर रहा हूँ। जो मैं पूछ रहा हूँ वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड चीज़ें होंगी, ठीक है। तो वो आगे आएंगी, लेकिन ज़्यादा खुश ना करने के लिए कि वो भी इतनी सादी नहीं होगी, ठीक है, काम उसमें होगा। सो बट वो जो इंग्लिश में कहते हैं ना, नो पेन नो गेन, तो ये आप ज़िंदगी में जितनी जल्दी समझ लें वो अच्छा है। कि जब तक आप वो गुड़ नहीं डालते तो मीठा नहीं होता, तो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो मेरी कोशिश ये होगी कि जितना सिंप्लीफाई करके बता सकूँ वो बता दूँ, बट डोंट बी ओवरवेल्म्ड बाय इट, ठीक है। जस्ट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो सारे कर जाएंगे, ठीक है। सब के सब भी इंशाल्लाह ये ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा टाइम रेगुलर स्पेंड करेंगे तो होगा, ठीक। ओके, दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना है तो मैं बहुत ही सादी सी एग्जांपल लेता हूँ कि लेट से मैंने 1 0 को 1 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या करते थे, पहले 1 को दोनों से मल्टीप्लाई किया तो 1 0 आ जाता था। फिर बचपन में मिस ने बताया था कि इधर काटा मार देते हैं, ठीक है। फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ऐसे ही है। आप लोगों को भी मिस ने ही बताया था बचपन में, क्यों मारते थे ये पता है वैसे? इधर काट, हाँ यहाँ पर कुछ नहीं लिखना ना, ये खाली छोड़ दें या काटा मार दें या कुछ कर दें, ठीक है। वजह ये थी क्योंकि असल में लेट से कि अगर मैं कहूँ ना, लेट से 20 को 31 से मल्टीप्लाई करना, तो एक्चुअली मैं 30 को मल्टीप्लाई करूँ, यानी 1 को ज़्यादा मल्टीप्लाई किया और फिर मैं 30 को मल्टीप्लाई करूँ, तो वो 30 का जो 0 है वो इधर आना था असल में, ठीक है। तो ये काटा उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेकिन बड़े होकर बाद का पुरानी चीज़ों को देखें तो फिर लॉजिक समझ आना शुरू हो जाती है, अच्छा इसकी वो वजह थी, ठीक है। तो ये उनमें से एक चीज़ है। एनीवे, तो ये सीधा इधर आ जाता है, इन दोनों को आपस में ऐड करते, तो 1 + 0 हमारे पास आ गया 1 और ये 1 आ गया, राइट। अच्छा, ये सीधा आया तो ये 0 था, ठीक है। ओके जी, क्योंकि ऐड किया हमने, हाँ जी। अच्छा, अब पहली चीज़ ये है कि ये वाले नंबर कैसे है, ठीक है। दो बातें होंगी। ये मैंने बहुत सादा केस दिया, लेट से मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास कोई 4 बिट का नंबर होता, ठीक है, यानी 1 1 0 1 को 0 1 0 1 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर रहा होता, तो मैं पूरा 1 1 0 1 लिखता, ठीक है। फिर इधर एक काटा मारता, ठीक है। फिर 0 मल्टीप्लाई होता तो मैं इसको 0 लिख देता, फिर 2 काटे मारता, फिर 1 1 0 1 लिखता, वो फिर 3 काटे मार देता और फिर 0 0 0 0 आ जाता, ठीक है। और 32 बिट होती तो मुझे ये 32 32 32 32 करना पड़ता, लेकिन प्रोसेस सेम था, कोई उसमें कोई फ़र्क नहीं था। नंबर ज़्यादा हो जाते, बार बार करना पड़ जाता, काम बढ़ जाता, ठीक है, लेकिन काम था सेम ही। तो पहली चीज़ ये है कि अच्छा ये वाला नंबर आ कैसे रहा है, ठीक है। वो कैसे आ रहा है कि ये वाली बिट इससे मल्टीप्लाई हो रही है। तो अगर मैं बाइनरी में देखूं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 0 को 1 से करें तो 1 को 0 से करें तो 1 को 1 से करें तो इसका मतलब है ये कौन सा गेट बना, एंड गेट। तो इसका मतलब है कि ये जो बिट्स आ रही हैं सारी, ये तो सिंपल ये वाली बिट को इससे एंड किया ये आ गई, इस वाली बिट को इससे एंड किया ये आ गई, फिर सेकंड बिट को पकड़ा और थोड़ी सा गुंजल पड़ गया लेकिन तो वो ये वाली बिट आ गई, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये सारी बिट्स जो जनरेट करनी है, इनमें सिंपल एक एंड गेट लगना है, हर बिट के लिए एक एंड गेट लगना है। वी हैव टू एंड रिस्पेक्टिव बिट्स, ठीक है।
तो ये सारा एंड गेट्स के जरिए ये जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और आखिर में फिर क्या करना है, हमने इनको आपस में ऐड करना है, ठीक है। और यहां पर जब 2 थे तो 2 रोज ऐड हो रही थी, 4 है तो 4 रोज ऐड हो रही हैं, 32 है तो 32 रोज ऐड हो रही है। एडर हमें पहले ही पता है कैसे काम करता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इसमें ऐड करूं, ठीक है, ये एडर वो पूरा बड़ा वाला एडर है, ठीक है, जो सब पूरी रो को ऐड कर देगा। फिर जो इसका रिजल्ट आए इसमें मैं ये भी ऐड कर दूं, और फिर जो इसका रिजल्ट आए इसमें मैं ये भी ऐड कर दूं, तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। सो कोई चीज़ आपके ज़हन में चल रही है? किसी ने पीछे कोई ऐसा जोक किया है जो इधर से उधर तक और उधर से उधर तक, लेकिन एक हाथ से जो है ना वो छुपाई ही नहीं जा रही उसकी ऐसी। ओके, एनीवे, खुश थे, कोई बात नहीं। सो यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई कि बन कैसे रहा है, कि बहुत सारे एंड गेट से हमने ये वाला हिस्सा जनरेट कर दिया और बाद में हमने उन सब को आपस में ऐड कर दिया। तो ये होता है मल्टीप्लायर। मैं बताता हूँ उस पर। सो अब सवाल यहां पर यह पैदा हुआ कि ये जो एडर लगे हैं ये पूरे एडर्स हैं जो कि इस पूरी रो को इस पूरी रो के साथ ऐड कर सकें, जिस तरह हमने पूरा बड़ा एडर बनाया था। सिर्फ सबट्रैक्टर वाला पार्ट नहीं है, उसमें सिंपल ऐड हो रहा है, ठीक है, वो XOR निकल। लेकिन अगेन अगर मैं इसको देखूं तो ये इनको हम बाज़ कह देते हैं पार्शियल प्रोडक्ट्स, ठीक है, पार्शियल प्रोडक्ट्स, अधी प्रोडक्ट्स, पूरी नहीं हुई, ठीक है, आधी प्रोडक्ट्स हमारी निकल आई हैं, आधी पौनी प्रोडक्ट्स ये हैं, इनको आपस में जमा करना है बाद में 2 हिस्से। तो मल्टीप्लायर का अमूमन 2 हिस्से होते हैं, एक पार्शियल प्रोडक्ट जनरेटर और एक उसके बाद एडिशन। अभी मैंने ये सारे एडर लगा दिए हैं, लेकिन रियल मल्टीप्लायर्स में इधर एक ऑपरेशन होता है जिसको हम कहते हैं रिडक्शन फॉलोड बाय एडर, ठीक है। उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आइडिया मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। डिटेल में जाना है तो सिस्टम डिज़ाइन में एक लेक्चर में ये कवर होती है और वो लेक्चर अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं, डॉडा वॉलेस ट्री के नाम से कुछ होगा, ठीक है, डाडा और वॉलेस, ये इस तरह से नाम होंगे उनको, ट्रीज जो रिडक्शन के तौर पर जो यूज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन जो रफ आइडिया है वो ये है कि अब क्यों कर रहे हैं हम ये। पहली चीज़, पार्शियल प्रोडक्ट्स जनरेशन, ये तो सिंपल एंड गेट हो गए, ठीक है, और इनका डिले भी एक एंड गेट का ही है क्योंकि सब की सब पैरेलल में जनरेट हो गई। ये पैरेलल में नहीं है, ये क्योंकि पहली रो दूसरी से ऐड पहले होगी तो ये वाली साइड एक्टिव होगी ना, तो फिर उसके बाद ये एडर लगेगा। फिर तो इसका मतलब है कि अगर मैं 4 बिट के नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा था तो 3 एडर्स का डिले आ गया, ठीक है। ए और एडर भी अगर वो वाले हों जो पहले हमने बनाए थे जिसमें कैरी होते होते इधर तक पहुंचेगी, फिर अगले में कैरी होते होते पहुंचेगी, फिर उससे अगले। सो अगर वो 100 नैनो सेकंड लेते थे तो ये आराम से उससे 4 गुना ले लेंगे, 400 नैनो सेकंड ले लेंगे, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि हम इनमें से ना हम कह देते होते हैं कि लेट्स से कि मैंने 32 बिट का मल्टीप्लायर बनाना था, तो ऐसी बहुत सारी पार्शियल प्रोडक्ट्स बन गई, ठीक है। ये 32 तो नहीं है, लेकिन ये वो डॉट्स जो है ना इनको रिप्रेजेंट करें। तो हम क्या करते हैं कि इनके 3-3 के सेट बना लेते हैं, ठीक है। इसके नीचे भी जो ऐड करनी है उनके भी 3-3 के सेट बना लेते हैं। तो हर 3 का सेट जो होता है, तो जब हम 3 नंबर्स को ऐड करते हैं तो एक सम आता होता है और एक कैरी आती है। तो इस पूरे इन सब को एक दफ़ा से ऐड करेंगे तो ये 3 वाली रोज जो है ना वो एक सम और कैरी में चेंज हो जाएंगी, सम और कैरी में चेंज, कैरी अगले वाले में ऐड होती है, तो इसलिए मैं इसको आगे बना रहा हूँ, ठीक है। तो 3 से 2 की रिडक्शन होगी, लेकिन हम पैरेलल में सारी 3-3 रोज, यानी इमेजिन के 32 बिट थी तो 32 को 3-3 हिस्सों में डिवाइड किया हमने, ठीक है। तो हमारे पास कितनी बन गई, 10 तकरीबन बन गए, ठीक है, या 10 या 11 बन गए। तो वो अब हमारे पास सम और कैरी की 11 रोज आ गई।
उन 11 रोज को फिर हम यही काम दोबारा रिपीट करते हैं और फिर दोबारा रिपीट करते हैं जब तक हमारे पास 2 रोज ना बच जाए, ठीक है। तो आखिर में हमारे पास 2 रोज बच जाती हैं, उनमें कुछ फ्री शुरू की बिट्स सारी कैलकुलेट ही हो जाती हैं उस प्रोसेस में, कुछ आगे वाली जो है उसके लिए स्टिल एडर चाहिए होता है। तो वो जो 2 रोज जब रह जाती हैं फिर हम एक एडर लगाते हैं। तो ये जो है ये वो रिडक्शन ट्री इसको हम कहते हैं कि एक रिडक्शन ट्री से गुजरते हैं और उसके बाद एक एडर लगाते हैं। तो ऑब्वियसली ये स्लो काम हो गया, यानी मल्टीप्लायर इज सिग्निफिकेंटली मोर कॉम्प्लेक्स देन एडर, लेकिन और उसमें सिग्निफिकेंटली मोर स्लो, बिकॉज स्लो इन अ सेंस कि एक पूरी मल्टीप्लिकेशन होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। बाद में हम अभी अगला जो कंपोनेंट पढ़ने लगे हैं फ्लिप फ्लॉप, उसमें हम दरमियान में रजिस्टर डाल के इसको तेज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे कि पाइपलाइनिंग उसको हम कहते हैं। उससे ये होगा कि वो पहला रिजल्ट तो लेट आएगा लेकिन आप यानी कि साइकिल अपना तेज़ कर सकते हैं। उस पर मैं आऊँगा वो क्योंकि अलग से कवर होना। अच्छा, हमारी पहले लेक्चर में जो पहले वीक में एक क्लास में हुई है वो हमने किसी टाइम मेकअप करनी है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को धार है, ठीक है। इस वीक में हाँ किसी ने कहा माफ़ कर दे, मुझे आवाज़ यही आई है आज ही नहीं यार, आज तेरी टेंशन वाली शक्ल देखकर मेरा दिल नहीं है। तो अगर मैंने थोड़ा सा और करा दिया ना, तूने कहना है कि भाई ये कोर्स ड्रॉप करो कोई और कोर्स उठाओ। हाँ वो एग्जैक्टली यही सोच रहे थे। ये भी है, मतलब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे कुछ इस एल्गोरिथम पे चल रहे होते हैं कि अच्छा ये वाला मुश्किल है, ये इधर ड्रॉप करता हूँ, समर में पढ़ लूँगा, कोई और पढ़ाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कर भी जाते हैं, मतलब ये नहीं करते। तो इसके मुतालिक मैं अमूमन स्टूडेंट्स को ये बताता होता हूँ कि ना इसमें आप अपनी जो जुमले की ग्रामर है वो ठीक करें, कि वो जो एक्टिव पैसिव होता है ना कि पास करना या पास होना। तो आज तक वैसे मैंने देखा है जो भी बच्चा हो ना फेल हुआ हो वो आता है सर आपने फेल कर दिया, पास हुआ हो तो ये नहीं आता कि आपने पास कर दिया, मैं पास हो गया हूँ, ठीक है। पास अपनी मेहनत से होते हैं, फेल टीचर की वजह से, ठीक है। तो इसके लिए एक बुक थी, उसका एक बड़ा अच्छा पैसेज था जिसको कहते हैं ब्लेम वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर आप लोगों से थोड़ी देर बातचीत करें ना तो 15-20 मिनट में आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर आपको उसकी बातों में ये लग रहा हो कि वो ब्लेम कर रहा है, ठीक है, यानी कि वो कह रहा है कि यार मेरे साथ फ़लाँ ने ये गलत कर दिया, तो फ़लाँ ने ये हो गया, तो फ़लाँ हो, मतलब हर बुरे काम में ना कोई और वजह है सिवाय उसके अपने, ठीक है। तो इसका मतलब है वो ज़्यादा आगे जाने वाला नहीं है, वो सारी ज़िंदगी जो है ब्लेम करता रहेगा, ठीक है। उसके बजाय कुछ लोग होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे होते हैं, कई दफ़ा वो गलत भी ले रहे होते हैं, यानी कि वाकई किसी पे ब्लेम बनता होता है, बट दे आर टेकिंग कि मैं क्या कर सकता हूँ इस सिस्टम में। तो ये एक एटीट्यूड होता है कि मैं खुद क्या कर सकता हूँ। जब आप मैं खुद क्या कर सकता है पे फोकस करना शुरू करते हैं ना तो उसको कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे होते हैं, आप बात किसी की सुनेंगे थोड़ी देर में वो कहेगा कि यार मतलब ये चीज़ गलत हो रही है, इसके लिए मैं अपने प्रोसेस में ये चेंज लाना चाहता हूँ, ठीक है। कुछ भी गलत हो रहा है, ठीक है, आपसे लट से कोई सब्जेक्ट्स हैंडल नहीं हो रहे ज़्यादा, ठीक है, तो अब आपने कुछ हार्ड चॉइस लेनी पड़ेगी, ठीक है। हार्ड चॉइस क्या होगी कि यार मैं दिन का 1 घंटा एक्स्ट्रा डेडिकेट करना चाहता हूँ, तो यू विल हैव टू फिगर इट आउट कि वो मैंने कहाँ से डेडिकेट करना है। हो सकता है कि मुझे अपने हर एक की डिफरेंट होगी, ठीक है। तो एक तरीका होता है कि आप मैयर कर लें, ठीक है। जब तक मैयर ना किया हो ना तब तक पता नहीं चलता कई दफ़ा। तो आजकल कई ऐप्स हैं, एक ऐप है रेस्क्यू टाइम, वो आप मोबाइल पे भी कर लें, डेस्कटॉप पे भी कर लें, वो आपको हफ्ते बाद बता देगी कि आपने कितने घंटे किस चीज़ पे लगाए, ठीक है। उसका एनालिसिस करें, देखें टाइम किस चीज़ पे ज़ाया हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कि कोई बंदा जो है वो मुझे नहीं पता आज की जनरेशन क्या है, हमारी जनरेशन ज़रा फेसबुक पे टाइम ज़्यादा लगाती होती थी, उस पर आजकल शायद कोई और हो, स्नैपचैट हो, टिकटॉक हो, ठीक है। तो वो आपको बता देगा कि कितने घंटे किस पे लगे थे, ठीक है। सो तब आप टारगेट रख सकते हैं कि यार, तो अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बंदा है वो ये कहेगा कि यार अब मैं टारगेट रख लेता हूँ कि मैंने इसमें से जो है ना पर डे 1 घंटा काम कर देना, ठीक है। ख़त्म नहीं करने का मैं कह रहा हूँ, जस्ट चेंज करना है ना। तो 1 घंटा काम कर दिया, वो आपका
उसके रिजल्ट्स आपको 1 महीने बाद मैं एवेल्युएट करूँगा। 1 महीना जब गुजर गया दोबारा देखा कि यार कितनी तब्दीली आई। तो पहली चीज़ ये है कि वो वाला बंदा आगे चला जाएगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, ब्लेम वाला जो है वो थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। तो ये फिगर आउट करें कि आप ब्लेम कर रहे हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं। और उसमें पहली चीज़ ये ग्रामर होती है कि सर आप फेल कर देते हैं या आप पास कर देते हैं। यू आर थिंकिंग अबाउट कि समवन एल्स इज इन कंट्रोल ऑफ योर ग्रेड्स। नो इज़ नॉट। मैं एक मशीन हूँ, मैंने एक कंप्यूटर आपको एक पेपर दिया, मेरे पास आया, मैंने उसके एक जेन में स्कीम सोची हुई है किस हिसाब से मार्किंग होगी। आपने अगर उस हिसाब से किया हुआ है, जो मर्जी करके दे दे उसका ही आ जाएगा, ठीक है। जो नहीं करके देगा उसका नहीं आएगा, जो भी नंबर बनते गए। तो ये इस तरीके से चीज़ है। तो ये थोड़ा सा आप यानी बड़े होते हुए ये चीज़ें समझ जी, जहन नशीन कर लें। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? महज। मैं साथ साथ नाम भी याद करता जा रहा हूँ ताकि मुझे 3-4 क्लासें लगेंगी सारों के नाम अजबर। ओके, अगले पे आ जाते हैं फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप्स क्या थे? यहाँ तक जो हम बना रहे थे ना, तो इसमें हम 2 हिस्सों में इसको तोड़ देते हैं। जो ब्रॉडर टर्म्स यूज होती है, ये जो अभी तक हम कर रहे थे, इनको हम कहते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, ठीक है। फिर आपने एक और लफ्ज़ सुना होगा सीक्वेंशियल सर्किट्स, ठीक है। ये इट्स जस्ट अ फैंसी वर्ड फॉर कि भाई अब आपके सर्किट के अंदर स्टोर करने की भी नंबर सलाहियत आ गई, दैट्स इट, ठीक है। तो अगर वो नंबर स्टोर करने की सलाहियत आ गई है तो उसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल सर्किट। और फ्लिप फ्लॉप क्या है? एक बिट को स्टोर करने की सलाहियत है कि मैं एक बिट इस डब्बे में स्टोर कर सकूं, 0 या 1, ठीक है। तो दैट्स इट। फ्लिप फ्लॉप बेसिकली ये होते हैं कि मैं एक बिट इसके अंदर स्टोर कर सकूं। कैसे कर सकते हैं? उसके लिए बेसिकली कई तरीके यूज़ होते हैं। अगर बिट स्टोर करने की हम बात करें तो जिस तरह जो आप कंप्यूटर लेने जाते हैं, DDR मेमोरी है, ठीक है। DDR मेमोरी में सिंपल एक कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है। कैपेसिटर को चार्ज कर देते हैं, उसमें स्टोर हो जाती है, ठीक है। डिस्चार्ज करते हैं तो रीड हो जाता है। सिर्फ मसला ये होता है कि रीड करेंगे तो वो डिस्चार्ज हो गया तो वो बिट भी गई, ठीक है। तो उसमें आपको एक्स्ट्रा लॉजिक रखनी पड़ती है कि अच्छा जब रीड करो तो दोबारा भी लिखवाओ, ठीक है, दोबारा उसको चार्ज करने का भी मैकेनिज्म बनाओ। लेकिन उसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स कम लगते हैं। फिर इसी तरह अगर आप 2 नॉट गेट बना दें, ठीक है, तो ये भी अपने आप को रीइंफोर्स करते रहते हैं कि इधर अगर मैं किसी तरह 1 छोड़ दूं तो वो नॉट होकर 0 होगा, ये नॉट होकर 1 होगा, तो ये दोबारा 1-0-1-0 का एक लूप बन जाएगा, ठीक है। यू नीड सम मैकेनिज्म टू स्टोर अ 1 और अ 0 हेयर, बट इसमें समझे 5-6 ट्रांजिस्टर लग जाते हैं, दूसरे में थोड़े से कम लगते हैं अगर आप कैपेसिटर से बनाएं। आपने लॉजिक डिज़ाइन में और तरीके से पढ़े होंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकली थोड़ा सा इसके करीब का ज़्यादा काम हो रहा होता है, लेकिन जो लॉजिक डिज़ाइन में हमने पढ़ा होगा वो आपने पढ़ा होगा कि यार सबसे पहले लैच पढ़ी होगी, राइट, ठीक है। तो लैच भी यही काम ही कर रही होती है, ठीक है, कि इसमें हम ये कहते हैं कि ये सेट है, ये रीसेट है। सेट नीचे होता था, रीसेट ऊपर होता था, नहीं कुछ इस तरह का होता था मुझे लगता है, क्यू बार, सेट नीचे होता था मुझे लगता है ना, फॉर ये वाली लैच में, या शायद उस तरफ था, मुझे भूल गया थोड़ा सा। एनीवे, तो हम करते क्या है कि इधर से 1 भेजें और इधर से 0 भेजें, अगर तो 1 आएगा तो और में कोई एक साइड भी 1 होगी तो 1 आ जाएगा, नॉट होकर वो 0 आ जाएगी, राइट। ये 0 घूम के इधर आ गया तो 0-0 है दोनों, 0-0 पे और की आउटपुट 0 होगी और नॉट होकर 1 हो जाएगी, तो ये 1 घूम कर इधर आ गया, ठीक है। जब आपने शुरू में 1-0 इसको दिया, उसके थोड़ी देर बाद क्योंकि जब ये 1 घूमकर इधर आ गया ना, अब आप बेशक पीछे 0-0 दे दें, अब ये 1 इसके अंदर ट्रैप हो गया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये 1 एक इस तरफ से आ गया, अब इधर 0 भी हो जाए तो और गेट की आउटपुट 1 ही रहेगी, क्योंकि एक भी 1 हुआ तो 1 हो। तो ये जो यहाँ से इस 1 के घूम के आने का टाइम था ना, उस वक्त तक आपको इनपुट चाहिए, उसके बाद ये इसमें ट्रैप हो गया, ठीक है। तो इसने एक बिट स्टोर कर दी 1 की। इसी तरह अब आप बाद में बेशक 0-0 हो जाए, ये इसमें स्टोर्ड है हमेशा के लिए जब तक बिजली नहीं चली जाती, ठीक है। पाकिस्तान में ज़रा कम देर के लिए, लेकिन जनरली ज़्यादा देर के लिए, ठीक है। इसी तरह ऑब्वियसली ये सिमेट्रिक सर्किट है, ठीक है, कि अगर मैंने यहाँ पर 1-0 लिखवाया है तो यहाँ पर उसका ऑपोजिट साइड पे 1 आ गया और 0 आ गया। तो अगर मैं इधर 1 और इधर 0 कर दूंगा तो इधर उसकी ऑपोजिट साइड पे 1 और 0 आ जाएगा, यानी क्यू बार पे 1 आ जाएगा, क्यू पे
0 है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इधर 1 और इधर 0 लिखवाऊंगा तो इधर 0 और इधर 1 आ जाएगा। इसका मतलब है Q हम कहते हैं आउटपुट है इसकी, ठीक है। तो आउटपुट पे 0 स्टोर हो गया, ठीक है। तो ये होती है, इसको कहते हैं हम लैच, ठीक है। टिपिकली जब हमारे पास ये कैपेबिलिटी आ जाए कि हम 1 या 0 स्टोर कर दें, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है लॉजिक डिज़ाइन में कि आपके पास बस सिंपल एक इतना सर्किट आ गया जिसमें आप 1 या 0 स्टोर कर दें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं एक सर्किट को रीयूज़ कर सकता हूँ फॉर डिफरेंट पर्पसेस। मैं एक चीज़ का रिजल्ट अपने पास स्टोर कर सकता हूँ, उस रिजल्ट की बेस पर अगली कैलकुलेशन कर सकता हूँ। तो ये जो हमारा सारा कंप्यूटर बना, सब कुछ प्रोसेस बना, उसमें ये एक अहम माइलस्टोन है कि भाई हम एक बिट को तो स्टोर कर सकें, ठीक है। सो हम कॉम्बिनेशनल सर्किट तक क्या करते थे कि हम नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम उनको सिलेक्ट कर सकते हैं मल्टीप्लेक्सेस के जरिए, एंड और कुछ भी कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, मगर स्टोर नहीं कर सकता कॉम्बिनेशनल सर्किट इटसेल्फ। ये जो पार्ट जब आ गया तो अब हमारे पास स्टोरेज की कैपेसिटी आ गई, ठीक है। स्टोरेज की कैपेसिटी आ गई तो अब मैं ये कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं लेट्स से कि एवरेज निकालना चाह रहा हूँ आप लोगों के मार्क्स की, ठीक है, और लेट्स से कि ये मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स हैं, दुनिया भर के स्टूडेंट्स ले रहे हो, तो मैं क्या चाहूँगा, मैं सब मार्क्स को एक एक करके इनपुट करूँगा और ऐड करना चाहूँगा, ठीक है। तो मुझे चाहिए कि यार एक जगह जिसमें मैं स्टोर कर सकूँ, जिसको 0 से मैं स्टार्ट कर दूँ और उसी में नए आने वाले मार्क्स ऐड कर दूँ, राइट। तो यहाँ पर मुझे एक एडर चाहिए और इधर से कोई मार्क्स जो मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद आते रहे और इधर मैं स्टोर करता जाऊँ। इसको शुरू में 0 से इनिशियलाइज किया और एक बंदे के मार्क्स आए, वो इसमें 0 इसमें ऐड हुआ तो उसमें आ गए। दूसरे बंदे के मार्क्स आए तो जो पहले के थे उसी में ऐड होकर हो गए। तीसरे के आए, चौथे के आए, होता गया। आखिर में मैं इसको डिवाइडेड बाय जो भी n था वो करके आउटपुट निकाल लूँगा। हमने डिवाइडर नहीं पढ़ा, आपने नोट किया होगा ना। डिवाइडर सिग्निफिकेंटली कॉम्प्लेक्स होता है, वो हम पढ़ेंगे नहीं, मेरे ख्याल इस कोर्स में भी नहीं पढ़ेंगे, लॉजिक डिज़ाइन में भी नहीं पढ़ा होगा। वो जब एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तभी आप बना रहे होंगे। टिपिकली फ्लोटिंग जो 2 से डिवीजन या 2 की पावर से डिवीजन होती है, इट्स वेरी इजी, इट्स बिकॉज 2 बाइनरी का 10 है तो बस पॉइंट ही मूव करना होता है, ठीक है। लेकिन अदर डिवीजन्स आर फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन्स। फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन भी हमने नहीं पढ़ी, हमने जो एडर मल्टीप्लायर पढ़ा है ये सिंपल इंटीजर्स को ऐड मल्टीप्लाई कर रहा था, ठीक है। तो फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे, पढ़ेंगे नहीं कि कैसे काम करता है, लेकिन हम उस कम्प्लेक्सिटी की वजह से आर्किटेक्चर में क्या तब्दीलियाँ आती हैं वो हम ज़रूर देखेंगे। सो ये थोड़ा सा एक डमी सर्किट है जो कि बहुत सारी चीज़ों को ऐड करके फिर डिवाइड आखिर में एक दफ़ा कर देगा, ठीक है। जब पूरा रिजल्ट आ जाएगा, जब डन हो जाए, उस वक्त हम इसको डिवाइड बाय n कर दें और हमारे पास नंबर आ जाए। अब लेकिन मैं किस स्पीड पे इसको रन कर सकता हूँ? मुझे बार बार एक नंबर चाहिए इसमें स्टोर करने के लिए, ठीक है। मुझे कब मैं कहूँ कि हाँ अब स्टोर कर लो, क्या कॉन्टिन्यूसली कहता रहूँ? नहीं, मुझे इधर से नंबर को चेंज करना है और फिर रिजल्ट कैलकुलेट होगा, तो ये एडर को टाइम लेता होगा। तो वो जो एडर जितना टाइम लेता है, मुझे उसके बाद नया नंबर इसको इनपुट करना चाहिए। कि मैं इसको कहूँ कि यार ये लो तुम्हारा नया नंबर, ये लेट से टाइम बढ़ा है और जितनी देर एडर लेता है उतनी देर इंतज़ार करूँ, उसके बाद मैं कहूँ कि ये अच्छा ये सेकंड नंबर ले लो, ठीक है। फिर थोड़ी देर इंतज़ार करूँ, फिर मैं कहूँ थर्ड नंबर ले लो, ठीक है। तो आई नीड समथिंग लाइक दैट, कि मुझे एक टिक चाहिए जिस टिक के ऊपर मैं कहूँगा अच्छा ये लो अगला नंबर, ये लो अगला नंबर। ये जो टिक चाहिए होती है इसको हम कहते हैं क्लॉक, ठीक है। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जब हम क्लॉक कह रहे होते हैं तो हम वो घड़ी वाले क्लॉक के बजाय इस टिक को कह रहे होते हैं। और इसके लिए हम अमूमन क्या करते हैं कि इस किस्म का सर्किट बना देते हैं जो 1 0 1 0 1 0 हो, और हम इसके टिपिकली राइजिंग एज को कह देते हैं कि यार ये वो मेरी टिक है। राइजिंग एज का अंदाजा वो 0 से 1 ट्रांजिशन हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 1 हुआ, यहाँ पे 1 से 0 हुआ, फिर 0 से, हम सिर्फ राइजिंग एज को कह दिया कि ये मेरा वो टाइम है जिसके ऊपर मैं एक्चुअल में इसके अंदर स्टोर करूँगा, ठीक है। तो इसके अंदर फिर हम एक क्लॉक इनपुट कर देते हैं, ठीक है। और हम कहते हैं कि क्लॉक का जब राइजिंग एज ऑफ क्लॉक आए उस वक्त तुम नंबर ले लेना।
उसी राइजिंग एज ऑफ क्लॉक पे हम कहेंगे कि नीचे से जो अगले बंदे के मार्क्स हैं वो एंटर कर दो, तो फिर इतनी देर इंतज़ार करेंगे, तो ये जो इतनी देर है, इतनी देर में हम कहेंगे कि वो आधे टाइम के बाद दोबारा होकर ये अगला क्लॉक आ गया। तो जब इस क्लॉक एज पे है उतनी देर में एडर ने जितना टाइम लेना था वो ले लिया और उसने एडिशन का रिजल्ट इधर निकाल दिया, ठीक। तो दैट्स कि अगर मैं उसको मैक्सिमम स्पीड पे चला रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा स्लो, उससे स्लो चलाने में कोई मसला नहीं है, क्योंकि जब एक दफ़ा रिजल्ट आ गया तो आ गया, वो पड़ा रहे, बेशक मैं उसको थोड़ी देर बाद उठा लूँ तो मसला नहीं। लेकिन अगर अभी कैलकुलेट ही नहीं हुआ था और मैंने उठाने की कोशिश की, तब गलत रिजल्ट आएगा, क्योंकि तब इसका मतलब है कि उसका क्रिटिकल पाथ पूरा भी नहीं गुजरा था, यानी वो जो सारे एड्रेस से उसने गुजर के रिजल्ट, तो कोई ना कोई बिट्स गलत होंगी उसके अंदर रिजल्ट, तो वो मैं नहीं चाहता कि वो ठीक गलत। तो यहाँ तक चीज़ कुछ कुछ पले पढ़ ली है। ये इस पूरी बात करने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों को एक इंट्यूशन दे सकूँ कि क्लॉक चाहिए ही क्यों है। क्लॉक पहला सवाल ये बताता ना कि आपने लॉजिक डिज़ाइन में पढ़ा होगा कि क्लॉक पे चल रहा है कुछ, क्लॉक चाहिए ही क्यों है? क्योंकि अगर मैंने बार बार काम करना है तो आई नीड सम टिक, तो वो टिक किस तरह? तो ये जो हमने पहले बनाया था कि हम एक बिट स्टोर कर सकें, राइट? ये अगर थोड़ी सी टाइम पे थे, अभी है टाइम, रुको जरा सब्र करो, ठीक है? हाँ कोई बात नहीं, ये मेरे लेक्चर्स में होता है कि नींद है जी, तो हम आपको एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी देंगे कि मैं अपलोड कर दूंगा, तो जो हिस्सा आपने नींद में गुजारा था वो आप रिलिव कर लें, ठीक है? तो हाँ ओके, सो जो हमने थोड़ी देर पहले ये बनाया था सेट रीसेट वाली लैच, राइट? इसको लैच कह रहे थे हम, ठीक है, जो 1 या 0 को ट्रैप कर देती थी, ठीक है? इसी के साथ अगर हम नॉट ऑफ क्लॉक को कह लो कि एंड कर दें, राइट? तो क्लॉक जब 0 होगा तो इसकी आउटपुट नहीं आएगी, क्लॉक 1 होगा तो आउटपुट आएगी, राइट? और इसके आगे हम एक और ऐसी ही लैच लगा दें जो कि इसको मैं डब्बे के तौर पर अगर ले लूँ तो ज़्यादा बेहतर है ना, ताकि ये क्लटर ना हो, ठीक? तो ये जो हमारा SR लैच बन रही थी, ठीक है, इसी की एक बहन होती है जिसको डी लैच भी कहते हैं, जिसमें हम ये करते हैं कि सेट वाली बिट पे जो सेट किया हुआ है ना, उसका नॉट जो है वो रीसेट पे लगा देते हैं, ठीक है? उसकी वजह ये होती है कि ये अनडिफाइंड स्टेट में जब 1 1 दोनों पे करें ना सेट और, तो तब हम इसको डिटर्मिन नहीं कर सकते, नॉन डिटर्मिनिस्टिक स्टेट पे जाते। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक स्टेट अवॉइड करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि यार सेट करो तो 1 आ जाए, रीसेट करो तो 0 आ जाए, या इधर 1 भेजो तो इसमें 1 स्टोर हो जाए, इसमें 0 भेजो तो 0 स्टोर हो जाए। लेकिन ये स्टोर तो क्या कर रहा है, अगर पीछे से 1 मुझे भेजना ही पड़ रहा है तो फिर स्टोर तो ना किया, ठीक है, क्योंकि 0 0 की तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए ये जो आप डब्बा बन जाता है ना, इसको हम कह देते हैं कि ये डी लैच है, जो जिसमें आप 1 लिखवाएं तो 1 आ जाता है, 0 है। इसको थोड़ा सी मॉडिफिकेशन के साथ, यानी कि अगर मैं इसको लेट से यहाँ पर मैं नॉट करके एंड कर दूँ क्लॉक इसके साथ, और इसी तरह की एक और डब्बा बनाऊं जिसमें क्लॉक को डायरेक्ट ले लूं, और इसको मैं सेट से कर दूं, इसको जो वही कहते हैं डी लैच पे बेशक लगा दूं, या जिस तरह भी करना है, सेट रीसेट के साथ लगा दूं, उस पर भी चल जाता है, ठीक है? तो ये मेरी वही SR लैच है, और इसके साथ जो मैं ऐड करूं वो मैं क्लॉक कर दूं, ठीक है? इनमें क्या फ़र्क पड़ा है कि क्लॉक वॉज लाइक दिस, कि थोड़ी देर के लिए 0 था, थोड़ी देर के लिए 1 था, थोड़ी देर के लिए 0 था, थोड़ी देर के लिए 1 था, ठीक है? तो जब क्लॉक 0 था उस वक्त ये लैच डिसेबल हो जाएगी, तो जो भी पीछे से आ रहा था ना, ये इसको इग्नोर किए रखेगी, बिकॉज एंड गेट जो है वो इनेबल डिसेबल का काम करता है, वो आगे 0 भेज रहा होगा। जैसे ये वाली ट्रांजिशन आई क्लॉक एज की, ठीक है, तो ये वाली लैच इनेबल हो जाएगी, और क्योंकि इधर मैंने नॉट नहीं किया हुआ, ठीक है, उस वक्त तक ये चल रहा था इनेबल्ड और ये डिसेबल्ड चल रहा था, तो जो भी इनपुट आ रही थी ना वो इस जगह पर आकर इधर आ जाएगी, लेकिन ये डिसेबल हो जाएगी,
ये इनेबल हो जाएगी, ये डिसेबल हो जाएगी, राइट। तो जैसे ही ये वाला एज आया तो ये इनेबल कर दी हमने और ये डिसेबल कर दी, तो इस क्लॉक एज पे इसके अंदर वो वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। तो ये अगर हम चेंज करें ना, ये भी मैं पूछ नहीं रहूँगा, ठीक है, इसलिए परेशान ना हो। तो ये पूरा जो आ जाता है ना, इसको हम कह देते हैं डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप इसलिए कि वो दो आ रहे हैं, एक फ्लिप कर रहा है एक फ्लॉप कर रहा है, लेकिन वो एक में लिखवा रहे हैं, एक साइकिल में, एक साइकिल के दो हिस्सों में, आधे हिस्से में एक ऑन है, आधे हिस्से में एक ऑन है। उसका नेट इफेक्ट ये बन गया कि ये एज ट्रिगर्ड हो गई, कि जिस वक्त ये एज आता है, नॉट में इधर के बजाय इधर लगा दूंगा तो ये फॉलिंग एज पे चलना शुरू हो जाएगी, इधर लगा दूंगा तो ये राइजिंग एज पे चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये इस एज पे, यानी फर्स्ट हाफ में ये अपने पास कहते हैं, जब ये वाला हाफ चल रहा था तो इसने अपने पास लोड कर लिया था, लेकिन फिर यहाँ पर ये डिसेबल्ड रही, फिर जब दोबारा ये एज आया तो इसने आगे फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। तो नेट इफेक्ट क्या है कि ये एक बिट को स्टोर कर सकती है अपने पास। सो मेरे पास अगर यहाँ पे मैं छोटा सा बना देता हूँ, सो ये अगर टाइम चल रहा है इस तरफ तो ये क्लॉक चली जा रहा है, ठीक है। तो हम कह ये रहे हैं कि अगर इसकी इनपुट पे 1 आएगा और फिर 0 हो जाएगा और फिर 1 आएगा, तो जो इसकी आउटपुट है वो इसको एक साइकिल के लिए होल्ड करी होगी। यानी इस क्लॉक एज पे अगर 0 आया था तो ये इधर से इधर तक 0 ही रहेगी, फिर जब नेक्स्ट क्लॉक एज आया तो ये 1 आया था तो ये 1 हो जाएगी, थोड़ा सा डिले से होती है, ठीक है। और फिर इस पे ये 0 आया था, ये दोबारा 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा आगे कर दिया, टिपिकली हम इसके साथ ही, यानी कि क्लॉक एज के फौरन बाद ही चेंज कर रहे होते। और ये काइंड ऑफ सेम वेव फॉर्म बट विद अ 1 साइकिल डिले, एक साइकिल के लिए चीज को स्टोर करने की सलाहियत हमारे पास आ गई। तो ये जो पूरा डब्बा हमने बनाया, ये डब्बा एक साइकिल के लिए चीज को स्टोर कर सकता है, ठीक है। ये जो मैंने डायग्राम बनाई, इसको हम कहते हैं टाइमिंग डायग्राम, ठीक है। अगर मुझे एक बिट के बजाय 32 बिट का नंबर स्टोर करना पड़ता तो मैं ऐसे एक के बजाय 32 लगा दूंगा, ठीक है। और फिर वो कर सारे एक एक बिट यही रहे होंगे, लेकिन उसको हम टाइमिंग डायग्राम में कई दफ़ा इस तरह से शो कर देते हैं कि मेरे पास एक 32 बिट का नंबर आ रहा था, ठीक है। लेट से कि मैंने पहले साइकिल में उस नंबर पे इनपुट पे आ रहा था 100, दूसरे में आ रहा था 50, तीसरे में आ रहा था 20, चौथे में कोई भी आ रहा था लेट से 10, 500, ठीक है। क्या हुआ? 5 के साथ 2 0 लगा दी, ठीक। तो अब आउटपुट जो है वो क्या करेगी, वो अगले साइकिल में 100, इस साइकिल में ये जो 100 इधर आया था वो एक साइकिल के लिए इधर स्टोर हो गया, इधर 50 स्टोर हो गया, इधर 20 स्टोर हो गया, इधर 10 स्टोर हो गया। अब ये हम इस तरह से डायग्राम में डिपिक्ट कर रहे होते हैं। तो अब ये ज्यादा बिट्स का नंबर भी हो सकता है, वी डोंट केयर कितनी बिट्स हैं इस वक्त, लेकिन जितनी बिट्स भी हैं उनमें ये नंबर आ सकते हो, ठीक है। तो हम इसको जी 500 जो है वो इधर आ गया, ठीक है। फर्स्ट साइकिल में जो इससे पीछे वैल्यू थी वो, ठीक है। कई दफ़ा हम उसको शो कर देते हैं, अगर हमने टाइमिंग डायग्राम बनानी हो तो हम कहते हैं एक्स या फिर इसको डैश डैश करके कहते हैं कि यार क्योंकि हमें नहीं पता उससे पीछे क्या वैल्यू थी, वी डोंट केयर क्या वैल्यू थी, तो हम तो कहते हैं वी डोंट केयर। तो यहाँ तक चीज़ समझ आ रही है, ठीक है। सारे लोग टाइम देखना शुरू हो गए, यार क्या हो गया, रहता है टाइम? नहीं, पहला आपका है, तीसरा लेक्चर है, हुए उनमें से 2 हैं, एक आप पे उधार है, ठीक। ओके, थोड़ा सा ही रह गया, ज्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है। ओके, तो ये बहुत सारी बिट्स हैं और इसमें लेट से ये 32 बिट थी तो मैंने 32 इधर दिखा दी, 32 इस तरफ दिखा दी, ठीक है। तो इनको हम छोटा करके ना इसी तरह लिख देते होते हैं कि ये सिंपल एक रजिस्टर है, ठीक है। और हम इधर कहते हैं कि ये 32 बिट आ रही हैं, ये 32 बिट है, ठीक है। तो ये इसका जब यूं लिखा हो इसका मतलब है कि इसके 32 से अलग अलग बिट्स बनी हुई हैं, बट वी डोंट नीड टू वरी अबाउट कि वो 32 बनी हुई है,
सर्किट मैंने बता दिया, अगेन मैं जैसे कि बताया कि इसमें से मैं कुछ पूछूंगा नहीं, लेकिन हमें ये चीज़ अंदाज़ा होनी चाहिए कि पीछे डी फ्लिप फ्लॉप क्या चीज़ होती है, कैसे बनता है। ठीक है, इसकी एक आखिरी चीज़ रह गई है, ठीक है, वो मैं करके, छोटी सी चीज़ है, नेक्स्ट टाइम नहीं, वो नहीं होगी, क्योंकि आज के टाइम में मैंने एक और काम भी करना था, लेकिन आप लोगों की जो शक्लें देखकर मैं ना थोड़ा कैंसिल कर दिया। मैंने सोचा कि वो मैं अगली दफ़ा ही कर लूँगा। ठीक है, ये जो डी फ्लिप फ्लॉप या उसके सेट ऑफ रजिस्टर, या मैं रजिस्टर इसको कह दूंगा, अगर बड़ा ज़्यादा बिट्स हो तो हम इसको कई दफ़ा रजिस्टर कह देते हैं कि एक रजिस्टर है जो कि वैल्यू स्टोर कर रहा है। फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं, रजिस्टर भी कहते हैं, तो ज़्यादा मैं फ्रिक्वेंटली आगे रजिस्टर इसको बोला करूँगा। इसमें मसला सिर्फ ये है कि ये स्टोर तो कर रहा है, मगर सिर्फ एक साइकिल के लिए कर रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने एक नंबर को स्टोर करना है, मगर मैं चाहता हूँ कि वो स्टोर्ड ही रहे उसके अंदर जब तक मैं चाहूँ, ठीक है, सो मैं कुछ ऐसी चीज़ चाह रहा हूँ कि ये मेरा रजिस्टर है, इसके अंदर मैं एक वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहा हूँ। मैं जब कहूँ कि ये स्टोर हो तो हो जाए, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक इनेबल का सिग्नल हो क्लॉक के अलावा, जिसमें मैं कहूँ कि मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं इस जगह पर आगे कहूँ कि यार इस वक्त स्टोर करो, ठीक है, तो तब स्टोर हो, और उसके बाद अगर मैं सारी ज़िंदगी इसको ना वन करूं तो जो मैंने स्टोर करवाया वो इसके अंदर स्टोर्ड रहे। ठीक है, तो ये एक हमारे काम की चीज़ होती है। लॉजिक डिज़ाइन में हम चाह रहे होते हैं कि यार मैं कोई नंबर स्टोर करके थोड़ी देर के लिए रख सकूं, थोड़ी देर बाद मुझे चाहिए, ठीक है, तो वो कैसे करूं। ठीक है, तो उस केस में अब मैं ये आउट से ये बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। अब मैं कह रहा हूं कि आउट इससे पहले जो भी था आई डोंट केयर, लेकिन मैंने जब इनेबल कहा उस राइजिंग एज ऑफ क्लॉक पे 50 आ रहा था, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर 50 स्टोर हो जाना चाहिए। और फिर आगे जब तक इनेबल नहीं आता इसके अंदर 50 ही स्टोर रहना चाहिए। लेट्स से कि मैं थोड़ी देर बाद इधर आकर दोबारा मेरा ख्याल आता है कि नहीं मुझे दोबारा स्टोर करना चाहिए, तो क्या स्टोर होना चाहिए इसके अंदर? इस राइजिंग एज ऑफ क्लॉक पर आया, तो हमने देखना कि इस पे है कि किस राइजिंग एज ऑफ क्लॉक पर वो इनेबल आया। इस राइजिंग एज ऑफ क्लॉक पे क्या वैल्यू है? 500, तो ये 500 स्टोर। तो आई वांट टू मेक दिस चेंज टू द रजिस्टर। ठीक है, इस पे नहीं फोकस होना कि क्लास का खत्म होनी है, इधर तवज्जो रखोगे तो फिर हो जाएगा इंशाल्लाह क्लियर। ठीक है, ओके, सो पीछे लॉजिक समझ आ रही है कि हम करना क्या चाह रहे हैं, हम चीज़ को स्टोर करना चाह रहे हैं। तो अगर डी फ्लिप फ्लॉप हो उसमें तो ऐसा कोई इनेबल नहीं होता। ठीक है, तो मैं डी फ्लिप फ्लॉप के साथ क्या ऐसा कर सकता हूँ? ठीक है, सो मैं डी फ्लिप फ्लॉप के साथ ये कर सकता हूँ कि अगर इनेबल आ रहा हो बाहर से तो तब नई वाली वैल्यू इसके अंदर लिखवाओ, वरना यही वाली वैल्यू इसी के अंदर लिखवा दो। तो अब ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा टेस्ट है कि फिर मैं क्या करूं। हाँ, लाजमी सी बात है कि मैं कह रहा हूं कि अगर इनेबल आया है तो तब तो मैं नई वैल्यू जो भी बाहर से इनपुट पे आ रही है, इनपुट वैल्यू, वो इस पे लिखवा दूं। अगर इनेबल नहीं है तो फिर यही वाली वैल्यू मैं चाहता हूं लिखूं। ये पुरानी वैल्यू जो भी उसके अंदर पड़ी है, 50 पड़ा तो 50 ही दोबारा लिखवाता जो। कौन है उठ के आया चीता, क्या नाम है? राहील ने बिल्कुल थोड़ी देर पहले, क्योंकि ऐसे ही 2 इनपुट आ रही थी उनमें से सिलेक्ट करना था। तो अब आपने पहली दफा ना आना वॉज राइट, लेकिन दूसरी दफा आपको समझ आ जानी चाहिए कि 2 में से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करना है, मक्स लगा दे। मक्स आता है विद अ सिलेक्ट लाइन, उस पर क्या लगे? इनेबल लगा दे। इनेबल अगर 1 है तो ये जो नई वैल्यू आ रही है लिखवा दे, इनेबल 0 है तो ये वाली वैल्यू लिखवा दे। ठीक है, अब ये जो पूरा डब्बा बन गया, ठीक है, ये इनेबल के साथ वाला ये ऐसा रजिस्टर बन गया जिसको मैं अगर इनेबल आएगा तो उस पर इनपुट वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और अगर इनेबल नहीं होगा तो वो वाली वैल्यू स्टोर रहेगी। ठीक है, यहां पर हम आज के जो टॉपिक्स हैं, जो हमने लॉजिक डिजाइन का रिव्यू को
थोड़ा सा कंक्लूड करते, क्लास नहीं अभी कंक्लूड की काम है, तूने रोक दिया। बस खत्म हो गया, टॉपिक खत्म हो गया, टेंशन वका हुआ यार बहुत जल्दी यार, इतनी मूछें रखी हैं और हिम्मत ऐसे हार जाता है, की फायदा तेरा यार ना मूछा। तू क्या वो बंदे वेट कर रहे हैं तो करते रहे भाई, तेरा आगे इधर कैरियर वेट कर रहा है, उधर बंदे वेट कर रहे हैं। कैरियर अभी बहुत टाइम है। हाँ कैरियर जो है ना वो करियर होता है। चलो यार करियर जो आपका वेट कर रहा है, ठीक है, तो करियर जो आपका वेट कर रहा है ना उसमें कभी भी बहुत टाइम नहीं होता, ये ध्यान में रखें। करियर जो है वो इंटीग्रेट होता है, इंटीग्रेशन पढ़ी हुई आप लोगों ने, टाइम आप इधर से इधर लगाते हैं ना तो आप इधर कुछ लर्न करेंगे, इधर कुछ लर्न करेंगे, इधर कुछ लर्न करेंगे, सारे जमा होकर आपका करियर बनेंगे। अगर आप किसी जगह पे गलत प्रेफरेंस देंगे तो ये नहीं होंगे। सो आखिरी 2-3 मिनट में बिफोर अटेंडेंस, ठीक है, बंदों को टाइम दिया करें क्लास के टाइम के बाद का, ठीक है। तो क्लास का टाइम खत्म होता है 11:30 पे, अभी हमारे पास 8 मिनट बाकी हैं, लेकिन आप लोगों की शक्लें देखकर मैं थोड़ा सा रुक गया हूँ। जस्ट अ रीकैप ऑफ जो हमने किया, ठीक है, हम अब ये मजीद नया टॉपिक नहीं कर रहे, ठीक है। हमने लॉजिक डिज़ाइन का रिव्यू स्टार्ट किया, हमने सबसे पहले पढ़े गेट्स, एंड और नॉट, एक्स और, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि अगर कोई भी ट्रुथ टेबल गिवन हो और उसमें किसी भी जगह पर हमें 1 आ रहा हो तो हम उसका सर्किट कैसे बना सकते हैं। हमने कहा कि एंड जो होता है उसमें ऑल वंस पे बनता है, तो अगर इधर 0 1 0 पर मुझे चाहिए तो मैं इन दो को नॉट कर लूँ और इसको सीधा रहने दूँ तो ये आ जाएगा, और इसी तरह अगर मल्टीपल वंस चाहिए तो उनको आपस में और कर दूँ। तो ये पिछले लेक्चर में था। फिर हमने देखा इसी का ऑपोजिट काम भी कर सकते हैं, अगर बहुत सारे 1 है और 0 काम है तो और ये करता है कि वो जब सारे 0 हो तो 0 आउटपुट आती होती है, ठीक है। तो अगर किसी जगह पर 1 आ रहा है तो उसको नॉट कर लो, ठीक है, तो वो इसके ऑपोजिट तरीके से भी सर्किट बन। तो हमने पहला सर्किट बनाने का ये तरीका पढ़ा। फिर हमने कहा कि यार अच्छा सर्किट बनाना तो हमें आ गया, अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो हमने मक्स पढ़ा, हमने कहा मक्स इज अ सिलेक्टर। सबसे अहम चीज़ हमें पता होना चाहिए जो इस कोर्स के लिए अहम है कि मक्स जो है वो डिफरेंट आउटपुट इनपुट्स में से सिलेक्ट कर देता है। अगर यहाँ पर 1 आ रहा हो तो ये 0 आ रहा हो तो ये कनेक्ट हो जाएगी, 1 आ रहा हो तो ये कनेक्ट हो जाएगी। ज़्यादा अगर मैं 4 बना दूँ, 0 आ रहा हो तो ये कनेक्ट हो जाएगी, 1 आ रहा हो ये कनेक्ट होगी, 2 आ रहा हो तो ये। इसका हमने सर्किट बनाया। फिर हमने इसका ऑपोजिट पढ़ा डीमक्स, उसमें हमने कहा कि इस इनपुट को मल्टीपल आउटपुट में से किसी से कनेक्ट करना है। हमने कहा कि सिलेक्ट, अगर 0 हुआ तो इससे कनेक्ट कर दो, 1 हुआ तो इससे कर दो, 2 हुआ तो इससे कर दो। फिर हमने पढ़े कंपैरेटर्स। कंपैरेटर्स में हमने क्या किया, कंपैरेटर में हमने सबसे कहा कि इक्वल टू कंपेयर करना बड़ा आसान है। उसमें हमने कहा कि अगर एक्स नॉर गेट लें तो ये 2 बिट्स को कंपेयर कर लेता है। इस तरह के हम सारी बिट्स को कंपेयर करके आपस में एंड कर देंगे तो हमारा इक्वालिटी कंपैरेटर बन गया। यहाँ पर हमने एक छोटा सा और मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था कि अगर मैंने a इक्वल टू 10 चेक करना हो, ठीक है, तो वहाँ पर ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कांस्टेंट से कंपैरिजन है तो वो जो हमने शुरू में ट्रुथ टेबल में पढ़ा था वो एक्चुअली कंपैरिजन ही था कि हम कह रहे थे उस टर्म पे 1 आ जाएगा। तो अगर 10 है बाइनरी में वो बन जाएगा 1 0 1 0, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली बिट 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है। सिंपल एक एंड गेट से भी काम हो जाता है। कांस्टेंट से कंपैरेटर इज मच ईजियर। 2 वेरिएबल्स को कंपेयर करना हो तो उसमें एक्स नॉर लग जाएगा। इनइक्वालिटी कंपैरेटर उससे भी बड़ा था, उसके अंदर हमने कहा था कि एमएसपी दे, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट दे, अगर में बड़ा आ गया तो बड़ा है, अगर वो बराबर हो तो अगली में बड़ा आ गया, अगर 2 बराबर हो, और उसमें आखिरी केस तक लगता था कि यार सेकंड बिट से लेकर आखिरी अगर बराबर आ जाए तो पहली बिट में कौन बड़ा है, ठीक है, और उन सारों का और करके वो बड़ा सा सर्किट बना था। और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि हम सब्ट्रैक्ट करके भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर मैं एक नंबर को दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दूं, अगर 0 आ गया तो वो बराबर है, ठीक है, अगर पॉजिटिव आ गया तो जो लेफ्ट वाला है वो बड़ा है, नेगेटिव आ गया तो जो राइट वाला है वो बड़ा है। तो कंपैरेटर जो है वो एक उससे भी। आज हमने क्या किया, हमने ऐड सब्ट्रैक्ट पढ़ा। ऐड सब्ट्रैक्ट में हमने कहा कि हम फुल एडर बनाए, पहले हाफ एडर बनाया फिर फुल एडर का, और फिर हमने कहा कि यार 2 बिट्स आ रही हैं, एक आगे कैरी करते जाओ एंड सो ऑन। और फिर हमने कहा कि इसको फास्ट करना हो तो पैरेलल में भी लग सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमने फिर हमने मल्टीप्लायर देखा। उसमें हमने कहा कि शुरू की जो पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट करनी है वो सिंपल बहुत सारे एंड गेट से बन जाएंगी, और फिर इनको रिड्यूस करने के लिए अमूमन हम
एक रिडक्शन ट्री बनाते हैं जिसमें 3-3 के सेट बना के फुल एड्रेस से ऐड करते हैं, और फिर जो रिजल्ट आता है उनको भी 3-3 के ट्रीज बना के करते हैं, और अनलेस के हमारे पास आखिर में 2 रोज आ जाए, जब 2 रोज आ जाए तो उनको एड्रेस से ऐड कर देते हैं। उसके बाद हमने किया फ्लिप फ्लॉप, जिसमें हमने एक SR लैच, फिर D लैच और फिर D लैच 2 जोड़ के हमने कहा कि एक डब्बा बन जाएगा और इसको फ्लिप फ्लॉप कहेंगे। और उसके साथ हमने ये कर दिया कि फ्लिप फ्लॉप विद इनेबल, कि अगर मैं इनेबल के टाइम उसको लिखवा सकूँ। तो दिस इज द समरी ऑफ व्हाट वी हैव डन। समरी का मतलब ये है कि आप अगर कल को दोबारा रिवाइज करना चाहें तो, क्योंकि आप वीडियो भी अवेलेबल है, तो यू शुड बी एबल टू सी लास्ट 10 मिनट्स, और आपको लास्ट 5 मिनट्स में आप अगर सारी बेल्स रिंग करें, सब कुछ समझ आ रहा हो, इसका मतलब आपको समझ आ रहा है, यू आर डूइंग गुड, ठीक है। अगर कोई पार्ट समझ नहीं आ रहा तो आप पीछे चले जाए, ठीक है, एंड गो टू दैट स्पेसिफिक टॉपिक। मैं कोशिश ये करता हूँ, थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा टाइम उसमें लग जाता है कि मैं जब चीज़ को अपलोड कर रहा हूँ तो मैं उसको ब्रेकअप दे दूँ कि किस जगह पर कौन सा टॉपिक शुरू हो रहा है, क्योंकि मैं जब कोई वीडियो देख रहा हूँ तो मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है कि यार 1 घंटा मैं पूरा नहीं लगा सकता, मुझे बताओ कि मैंने जो देखना है वो किधर है, ठीक है। तो ये आपका टाइम सेव करेगा कि आप जाके देखें कि यार किस जगह पे हो। तो मैं अभी बताने का मकसद ये है कि वो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कि आप जब कल को जाएँ तो आप बजाय बहुत सारा टाइम लगाने के, आप उसको कम टाइम में सेम जो चीज़ नहीं आती, फोकस ऑन दैट थिंग, ठीक है। तो ये वाला काम करें और फिर ये पूरा कवर करें। आगे अगला जो वीक है उसमें हम पढ़ेंगे कि मॉडर्न जो तरीका है जिसमें सर्किट को इम्प्लीमेंट किया जाता है वो ब्रेडबोर्ड के ऊपर नहीं होता, वो उसके लिए हम कोड लिखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह हम सिस्टम वेरिलॉग करेंगे 2 लेक्चर्स में, ठीक है, और फिर उसके आगे से प्रॉपर कंप्यूटर आर्किटेक्चर हम शुरू करेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं है, ठीक है।